हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड, जी हाँ प्यारे बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 8वीं का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 26 सितंबर को आप सभी का इंग्लिश का जो मिड टर्म का पेपर है, मिड टर्म का जो एग्जाम है, ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में आपके कल के पेपर के लिए हम वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा अच्छे तरीके से, लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं, जो भी आपके राइटिंग के टॉपिक हैं, इन सभी को आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में भी समझाऊंगा, ताकि आप 60 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर आप अपने कल की पेपर की तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। पहले पेपर का पैटर्न समझो। पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा बच्चों और 60 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए रहेगा बच्चों आपका रीडिंग का 14 मार्क्स का। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन 1 आपका 7 नंबर का आता है, क्वेश्चन 2 आपका 7 नंबर का आता है। तो आपकी मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बहुत अच्छे से। फिर सेक्शन बी की बात करेंगे तो इसमें आपका राइटिंग सेक्शन है 12 मार्क्स का। अब इसके अंदर देखो क्या क्या रहेगा। एक तो पैराग्राफ राइटिंग है आपकी, डायरी एंट्री है, ठीक है, लेटर्स है, नोटिस है और स्टोरी राइटिंग है, सब कुछ है इसके अंदर। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। इसके अलावा सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स का ये भी आपको समझाऊंगा, जो आपकी मॉडल वर्ब है, प्रोपोजिशन जो है, ठीक है, एडजेक्टिव्स, इसके अलावा वर्ब्स हो गई और डू एज डायरेक्टेड हो गई, सब आपको समझाऊंगा, मॉडल वर्ब वगैरह, चिंता मत करो। और साथ ही साथ सेक्शन नंबर डी लिटरेचर 20 मार्क्स, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस बच्चों, जो आपके कल के पेपर में डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं, उनको यहां पे हम देखेंगे। तभी मैंने बोला बच्चों कि आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एंड तक जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और आप सभी बच्चों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उसकी वीडियो देख पाओ। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को विद सॉल्यूशन समझने के लिए? आर यू रेडी एकदम अच्छे तरीके से? चलो शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी को आपके 8वीं क्लास के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना, प्रिपरेशन अच्छी कर ली है, अभी और अच्छी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का हमारा सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर ए रीडिंग का, वो यहां से शुरू हो जाता है और ये रहेगा आपका 14 मार्क्स का। ठीक है, अब सेक्शन ए के अंदर हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो, और ये आपका ना 7 नंबर का रहेगा। 1 नंबर के 4 एमसीक्यू होंगे, फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 7 नंबर का। ठीक है बच्चों, देखो इसको करने की एक बहुत ही सिंपल सी टिप आपको देता हूं। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं। देखो आपका जो भी पैसेज है ना, आप सबसे पहले पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ये तीसरा हो गया और ये आपका यहाँ पे चौथा हो गया। इसके अलावा ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले आप इन क्वेश्चन को रीड करो। इन क्वेश्चन को रीड करने के बाद तब आप बाद में पैसेज पढ़ो, तो आपको आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ना कुछ और पेपर हैं उनके सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह करवा दूंगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं सारे के सारे। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। ठीक है, मेरे साथ आप भी पढ़ना, एक एक लाइन को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो टॉपिक क्या है बच्चों? सेव वाटर सेव लाइफ। चलो पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। पानी जो है यानी जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों साइंस के अंदर कि जल कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। एवरी लिविंग बीइंग वेदर ह्यूमन, एनिमल और प्लांट नीड्स वाटर टू सर्वाइव। हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ पौधा, पक्षी, जानवर, सभी को जीने के लिए पानी चाहिए।
इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग एंड इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। इस पानी का उपयोग पीने, खाने पकाना, सफाई, खेती, यानी कि हम डेली लाइफ में जो भी करते हैं हर एक्टिविटी में इसका उपयोग होता है। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, जल के बिना जीवन ही नहीं है। जैसे है ना ये कहावत, जल ही जीवन है, तो जल के बिना जीवन भी नहीं, ये भी बन जाएगी। ठीक है, दैट इज वाई इट इज सेड वाटर इज लाइफ। अनफॉर्चुनेटली पीपल वेस्ट वाटर बाय कीपिंग टैप्स ओपन, ओवर यूजिंग इन द वॉशिंग और पुलिंग आउट रिवर्स एंड पॉन्ड्स। दुर्भाग्यतापूर्ण आज ये जो बात है कि जल ही जीवन है, ठीक है, वाटर इज लाइफ, ये आज कुछ धुंधली होती जा रही है, क्योंकि लोग जो है ना नल को खुला छोड़ देते हैं, कपड़े धोने के लिए अधिक पानी का उपयोग करते हैं, नदी तालाबों को प्रदूषित कर रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना, ये चीज है। फिर यहाँ पे बच्चों देखो दूसरा पैरा हमसे क्या कहता है, इसमें कहा गया है द अर्थ हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट इज फ्रेश वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पानी तो बहुत सारे 97% भाग पानी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% भाग पीने लायक है और मानव के लिए सिर्फ 1 या 1.5% है। ठीक है, विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल नीड्स एंड केयरलेस हैबिट्स, द डिमांड फॉर क्लीन वाटर इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ठीक है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ रही हैं, और हमारी केयरलेस हैबिट की वजह से जो अच्छा पानी है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, और खराब भी हो रहा है। इफ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर सोन देयर विल बी अ सीरियस शॉर्टेज। अगर हम ऐसे ही पानी खराब करते रहेंगे ना तो आने वाले भविष्य में ऐसे अच्छे पानी की कमी हो जाएगी। मैनी रीजन्स इन द वर्ल्ड आर ऑलरेडी फेसिंग ड्रॉट्स एंड वाटर स्कैरिटी। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सूखा पड़ा है, जल संकट पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली अफेक्ट्स हेल्थ, फार्मिंग एंड द इकोनॉमी। ये जो जल है ना, जहां पे जल की कमी होती है वहां पे डेफिनेटली हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, खेती के लिए प्रॉब्लम होगी और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम होती है। अब इसी का तीसरा वाला पैरा, टू सॉल्व दिस इश्यू, यानी कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिंपल स्टेप्स लाइक फिक्सिंग लीकेज टेप्स, यूजिंग buckets instead of showers, rainwater harvesting and avoid water pollution can make a huge difference। सिंपल स्टेप क्या है बच्चों कि फिक्सिंग लीकिंग टेप्स, यानी कि जो टपकते नल हैं इनको ठीक करें, यूजिंग बकेट्स एंड इंस्टेड ऑफ शावर्स की जगह हमें बाल्टी मग्गे से उसका उपयोग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जल संरक्षण है हमें वो करना चाहिए, वर्षा जल संरक्षण। अवॉइडिंग वाटर पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन कम करना चाहिए, है ना। स्कूल्स एंड कम्युनिटीज शुड ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। विद्यालयों को, समाज को, एनजीओज को, लोगों को यह समझाना चाहिए कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, जिससे पानी कम खर्चा होगा। बाय प्रोटेक्टिंग वाटर टुडे वी सिक्योर लाइफ फॉर टुमारो। अगर आज हम पानी को बचाएंगे तो हम आने वाले भविष्य को बचा रहे हैं। ट्रूली सेव वाटर सेव लाइफ। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये पैसेज हो गया। अब इसी पैसेज से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। सारे बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलो, या फिर अपने मन ही मन सोचते चलो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आप सोच रहे हैं इसका क्या आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, कितनी परसेंटेज है बच्चों जो ड्रिंकिंग के लिए अर्थ पे अवेलेबल है। लार्ज अमाउंट है, नहीं। हाफ ऑफ इट है, यानी कि जितना पानी है उसमें से आधा है, नहीं। सारा पानी पीने लायक है, नहीं, बल्कि स्मॉल परसेंटेज, ये सिर्फ पीने लायक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सी वाला है बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे टू सेव वाटर। तो बच्चों अभी हमने पानी को सेव करने के लिए क्या क्या देखे थे, तो फिक्सिंग लीकेज टेप्स, यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अवॉइडिंग वाटर पॉल्यूशन, ये सभी थे, है ना। तो क्या है बच्चों कि फिक्सिंग लीकेज टेप्स यानी नलों को बंद करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संरक्षण, यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर्स, इससे हम सेव वाटर करते हैं। लेकिन टैप्स को ओपन करके रखना, कीपिंग टैप्स ओपन, नलों को खुला छोड़ देना, इससे जो है पानी की बर्बादी होती है, वाटर सेव नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, शॉर्टेज ऑफ वाटर लीड्स टू प्रॉब्लम सच एज। जब पानी की कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी बढ़ जाती है, पानी की कमी होती है,
फार्मिंग क्राइसिस, खेती संबंधी समस्या बढ़ जाती है, यानी कि इंप्रूव्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होती है बल्कि डिक्रीज हो जाती है, तो हमारा बी वाला गलत है, यानी कि ये देखेंगे बी ऑप्शन 1 2 4 3, एक सेकेंड, नहीं नहीं, इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो रहेगा ए वाला, ठीक है, 1 3 4 ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा तो गलत है ना कि इस पानी की कमी से जो है इकोनॉमी अच्छी होती है, कभी भी नहीं। चौथा एमसीक्यू बच्चों, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चों? वाटर इज अनलिमिटेड, क्या इसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा, ये बताया गया है। यूजिंग मोर वाटर इज गुड, क्या पानी का ज्यादा यूज करना अच्छा बताया गया है इसमें। रिवर्स नेवर ड्राई अप, नदियां कभी नहीं सूखती, क्या ये बताया गया है, बल्कि क्या बताया गया है, सेविंग वाटर इंश्योर्स सर्वाइवल, पानी की सुरक्षा ही जिंदगी की सुरक्षा है ना, तो डी वाला हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब बच्चों हमारा 1 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज वाटर कॉल्ड लाइफ, बच्चों पानी को ही जीवन क्यों कहा गया है, ठीक है, जल ही जीवन है, ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज वाटर इज कॉल्ड लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन इट फॉर सर्वाइवल, हर वो व्यक्ति जो जीवित है, चाहे वो मनुष्य, पक्षी, जानवर, पशु, कीड़ा मकोड़ा जो भी है, पेड़ पौधे, सभी डिपेंड है अपने जीवन के लिए, तो किस पर? सिर्फ और सिर्फ वाटर पर। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, क्लीनलीनेस एंड मेंटेनिंग हेल्थ, ये पानी हमारे पीने के लिए, खेती के लिए, सफाई के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, मेंशन सम सिंपल स्टेप्स टू सेव वाटर, तो बच्चों अभी अभी हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि हम कैसे जो पानी है उसको सेव कर सकते हैं, तो यहां से लेकर, ठीक है, इतना इतना और इतना, यहां से लेकर ये इतना आपको पूरा का पूरा इसके अंदर लिख देना है, पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे वी कैन सेव वाटर बाय फिक्सिंग लीकेज स्टेप्स, यूजिंग बकेट स्ट्रीट ऑफ शावर्स एंड अवॉइडिंग वेस्टेज वेस्टेज वाइल वॉशिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए, रिवर्स एंड जो पॉइंट्स हैं ये इफेक्ट ना हो, ऐसे हमें जो है ना मेथड अपनानी चाहिए, है ना, ये चीजें हैं बच्चों, बस हो गया हमारा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसकी मैंने आपको बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करवा दी है और आशा करता हूं कि आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करो, ठीक है, क्योंकि देखो सारी चीजें मैं समझाऊंगा तो इसके बाद में आप भी तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसके लिए ये वाला पैसेज मैं आपको देता हूं, ठीक है, इस पैसेज को आप यहां से पढ़ लो अच्छी तरीके से, ये रहा आपका, और इससे संबंधित आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, ये रहा आपका पहला एमसीक्यू, ये आपका दूसरा एमसीक्यू है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। और इसी के देखो पहले 1 नंबर का क्वेश्चन जो है और 2 नंबर का, इसका तो आंसर मैंने लिख दिया है, आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर की ना प्रैक्टिस करना इस पैसेज को पढ़ने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आपने स्किप कर दिया और आगे बढ़ के प्रैक्टिस करनी है इसकी पढ़ के, ठीक है बच्चों। हम शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर बी से, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर बी है राइटिंग का 12 मार्क्स का, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, आपको मैं राइटिंग के जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक को एक एक करके यहां पे क्लियर करने वाला हूं, ओके। तो चलो शुरू करेंगे। देखो राइटिंग में हमारे 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक ए और बी दिया गया, इसमें से कोई एक करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो आपका ये ए वाला पार्ट है इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो रहेगा आपका कंप्लीट स्टोरी राइटिंग, ठीक है, कौन सी? कंप्लीट स्टोरी राइटिंग आएगी, इसके अलावा एक आएगा पैराग्राफ राइटिंग। तो एग्जाम के अंदर स्टोरी राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपका आ जाएगा, है ना। तो पिछली वीडियोस में आपको मैंने पैराग्राफ राइटिंग बता दी थी, जैसे कि मॉक ड्रिल इन माय स्कूल, यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराग्राफ राइट करने के लिए। तो मैंने आपको मॉक ड्रिल इन माय स्कूल, इसके ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से लिख करके सब कुछ बता दिया है ना, कैसे आपको पैराग्राफ राइट करना है, इसके लिए सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, ओके। और स्टोरी राइटिंग की अगर हम बात कर लें तो एक स्टोरी राइटिंग के हिंट आप यहाँ पे देखो, जैसे कि स्कूल ग्राउंड डेकोरेटेड, तो एनुअल स्पोर्ट्स डे है बच्चों ये, इसके ऊपर देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि कैसे आपको एक पैराग्राफ राइट स्टोरी राइट करनी है, ठीक है। टॉपिक है द एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं स्टोरी राइटिंग, ठीक है। अब स्टोरी राइटिंग के लिए देखिए क्या है बच्चों कि यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो। तो हिंट क्या है बच्चों?
समर सीजन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों कि समर सीजन है, ठीक है। और आंट वर्किंग हार्ड स्टोरिंग फूड, चींटियां जो है वो कड़ी मेहनत कर रही है भोजन के भंडारण के लिए। ग्रासहोपर सिंगिंग, जो झिंगुर है वो गा रहा है यानी टिड्डा, ठीक है। वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करना, यानी कि आपकी जो पोयम है ना दी आंट एंड दी क्रिकेट, जिसे ग्रासहोपर भी कह सकते हैं, उसी से संबंधित आपको स्टोरी राइट करनी है। तो आओ स्टोरी राइट करते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में। टॉपिक है दी आंट एंड दी ग्रासहोपर। ये एक टॉपिक है बच्चों जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि स्टोरी राइटिंग इससे आ सकती है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इन अ ग्रीन फील्ड लिव एन आंट एंड अ ग्रासहोपर, यानी कि बच्चों कि एक हरे भरे मैदान में एक चींटी और एक ग्रासहोपर, एक टिड्डा, एक झिंगुर रहते थे। ड्यूरिंग समर द लिटिल आंट वर्क वेरी हार्ड, इट कलेक्टेड फूड एंड स्टोर्ड इट फॉर विंटर। जो चींटियां हैं वो इस क्या नाम है समर के महीने में, गर्मियों के टाइम पर बहुत कड़ी मेहनत करती हैं ताकि वो जो फूड है उसको इकट्ठा कर सके, किसके लिए? सर्दियों के लिए। द ग्रासहोपर लाफ्ड एट द आंट, झिंगुर वो टिड्डा हंसता है चींटियों पे। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रही हैं। और जो झिंगुर वो क्या करता है? ही सैंग सॉन्ग्स एंड एंजॉयड द वार्म डेज, वो इन गर्मियों के दिनों में गाना गाता है, नाचता है, कूदता है, फानता है और मस्त एकदम जिंदगी जीता है। He told the aunt not to waste time, वो आंट को कहता है, चींटी को कहता है, अरे तुम्हें क्या ये फालतू में तुम भोजन वोजन इकट्ठा कर रहे हो, मौज मस्ती करो मेरी तरह, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना खाना इकट्ठा करके। The aunt kept working silently, चींटी कुछ नहीं कहती, वो अपना काम करती रहती है। Soon winter coming, और जैसे ही सर्दी आई, the grasshopper had no food, उसके पास में खाना ही नहीं है। Snow covered the ground, उसके घर को स्नो ने कवर कर लिया। He felt hungry and weak, वो बहुत भूखा महसूस करने लगा, कमजोर होने लगा। On the other hand, इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, the aunt was safe inside with enough food to eat, आंट जो थी वो सेफ है, चींटी सेफ है, उसके पास में समर के लिए अच्छा खासा फूड है, उसने पहले स्टोर कर लिया था। The grasshopper then understood his mistake, तब उसे समझ में आता है कि हाँ मैंने क्या गलती की है समर में, ठीक है। He wished he had worked like the ant, अब वो यहाँ पे कहता है कि काश मैंने भी चींटियों की तरह थोड़ी मेहनत की होती तो आज मैं भी हंग्री नहीं होता, मैं वीक नहीं होता, मेरे पास भी खाना होता। द स्टोरी शो दैट हार्ड वर्क एंड प्लानिंग ऑलवेज हेल्प अस इन द फ्यूचर, ये एक सच्चाई है बच्चों कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, प्लानिंग करते हैं स्मार्ट वर्क के साथ में, तो ये आपके फ्यूचर को रिफाइन करने में, डिफाइन करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये स्टोरी राइटिंग थी बच्चों द आंट एंड द ग्रासहोपर के ऊपर। अब इसी के टॉपिक में आपको मैंने समझा रखा है कि मॉक ड्रिल के ऊपर कैसे आपको पैराग्राफ राइट करना है, ठीक है। और इसके अलावा एक टॉपिक और है बच्चों कि स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इसके ऊपर जो कि आपका आई थिंक थर्ड वाला चैप्टर है द ग्लिम्पस ऑफ पास्ट, वहां से आपका एक पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है। तो उसे भी मैंने आपको सैंपल पेपर जो हमारा तीसरा वाला है, ध्यान से सुनो, तीसरा वाला जो सैंपल पेपर है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप सभी बच्चे तीसरे वाले सैंपल पेपर की वीडियो को जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें ये वाला चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये दरअसल आपका जो सेकंड चैप्टर है सुनामी वाला, उससे लिया गया है और बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो क्या कहा गया है। सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलंटियर्स हु वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द सुनामी, यानी कि कल्पना करो कि आप उन वॉलंटियर्स में से हो, स्वयं सेवकों में से एक हो, जो सुनामी के बाद राहत कार्य के लिए अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पे गए थे। यू वर्क इन दी रिलीफ कैंप्स, आपने वहां पे राहत जो शिविर थे वहां पे काम किया। क्या क्या काम किया? डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, आपने खाने बांटे, ठीक है, वाटर बांटा, मेडिसिन जो थी वो दी विक्टिम्स को। यू लिसन द वेरियस स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इवन एज दे फाइट अगेंस्ट odds to bring about some semblance of normalcy in their lives, ठीक है। आपने वहां पे बहुत सारी कहानियां सुनी, लोगों के बहादुरी के किस्से सुने, ठीक है, जो अपने जीवन में सामान्य स्थितियां लाने के लिए मुश्किलों से जूझ रहे थे। यू एडमायर देयर ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन, आप बहुत खुश हुए उनके साहस और दृढ़ संकल्प से। राइट ए डायरी एंट्री, आपको डायरी एंट्री लिखनी है। शुरुआत ऐसे करनी है, आपको। यू मे स्टार्ट दिस लाइक दिस। 31 दिसंबर 2024, द किलर सुनामी स्ट्रक दीज आइसलैंड्स 5 days ago, but the victims are being
प्राउड इन इवन नाउ, ईच वन हैज अ स्टोरी टू टेल। तो आपको डायरी एंट्री तो लिखनी है, लेकिन डायरी एंट्री की शुरुआत ऐसे करनी है और यहां से आपको आगे की अपनी डायरी एंट्री करनी है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, डायरी एंट्री कैसे करनी है बताते हैं। बच्चों डायरी एंट्री के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट भी बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपकी ये जो 6 नंबर की तैयारी है डायरी एंट्री की अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम डायरी एंट्री लिख रहे हैं। तो डायरी एंट्री के लिए देखो, आपको ना टॉपिक लिखना होता है। अगर टॉपिक आपको नहीं पता है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक जो है वो ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो, नंबर नहीं कटता इससे। तो डायरी एंट्री के लिए देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ना, अभी के लिए इस फॉर्मेट को आप भूल जाओ। ठीक है, आप ये याद करो, आपको सबसे पहले क्या करना है, DDTP ये याद कर लेना है। अब ये DDTP क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखनी है डेट, ठीक है, पहली लाइन में, फिर नीचे लिखना है डे, ठीक है, फिर आपको लिखना है टाइम, और सबसे लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे प्लेस। और प्लेस लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे बच्चों डायरी एंट्री, है ना। तो जैसे डेट यहाँ पे कितनी दी गई है, 31 दिसंबर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों 31 दिसंबर, पूरी लिखनी है आपको, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डे हो जाएगा, दरअसल एक सेकेंड रुको, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा डे। ठीक है, तो डे आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि आपने लिख दिया मंडे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखा बच्चों टाइम। टाइम देखो, डायरी हमेशा रात के समय लिखी जाती है, तो आप टाइम लिख दो जैसे कि 9 PM। ठीक है, 9 PM। और प्लेस क्या है, प्लेस है अंडमान निकोबार। फिर आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, डायरी डियर डायरी ये नहीं लिखना, ये तो बाद में पहले ही बता दिया। फिर आप जो है ना इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। और कैसे लिखना है इसको, तो इस तरीके से देखो, द किलर सुनामी स्ट्राइक दीज आइसलैंड्स 5 days ago। बहुत ही खतरनाक सुनामी यहाँ पर कुछ दिन पहले आई थी, जानलेवा सुनामी। द डैमेज इज टेरिबल, उसने जो नुकसान किया वो बहुत भयानक था। इवन नाउ मोर विक्टिम्स आर अराइविंग एट द कैंप, अभी भी बहुत सारे पीड़ित शिविरों में पहुंच रहे हैं। आई हेल्प बाय गिविंग देम फूड वाटर एंड मेडिसिन, मैंने उनकी मदद की खाना पानी और दवाएं देकर। बट आई फील आई एम गेटिंग मोर फ्रॉम देम देन आई गिव, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं इन्हें देता हूं ये उससे ज्यादा कहीं मुझे दे रहे हैं, यानी कि मैं पा रहा हूं इनसे। क्या, दियर स्टोरीज आर फुल ऑफ पेन बट ऑल्सो ऑफ होप, हालांकि उनकी कहानियां बहुत ही दर्द से भरी हुई हैं। आप खुद सोचो, जहाँ पे सुनामी आई है, अपना परिवार खो दिया, घर सब कुछ खो दिया, उनकी कहानी अच्छी होगी नहीं होगी, तो बहुत ही ज्यादा पेन वाली कहानी थी, लेकिन उसमें एक आशा भी छुपी हुई थी। I meet a young boy who lost his parents but helped saved 2 younger children। मैं एक ऐसे बच्चे से मिला जिसने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उसने 2 छोटे छोटे बच्चों को बचाने की मदद की। Another man carried his injured wife for miles to reach safety। मैंने देखा है एक आदमी, ठीक है, एक और आदमी मैंने देखा जो अपनी घायल पत्नी को मीलों तक गोद में उठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता था। पीपल हेयर हैव लॉस्ट देयर होम्स, यहाँ के लोगों ने अपने घर खो दिए, अपनी फैमिलीज खो दी, इवन एवरीथिंग दे ऑन, जो कुछ भी था उनका सब खो गया। येट दे स्टिल टॉक अबाउट स्टार्टिंग अगेन, और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ एंड होने के बाद में, खत्म होने के बाद दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। दे आर नॉट गिविंग अप, वो हार नहीं मान रहे हैं। इवन इन द मिडल ऑफ सच सैडनेस दे शो करेजेस, जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो, उदासी है, सैडनेस थी, तब भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। दे आर हेल्पिंग ईच अदर, मैंने देखा वो एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे थे। सम आर ऑलरेडी क्लीनिंग एरिया, कुछ तो ऑलरेडी एरिया को क्लीन भी कर रहे थे। ट्राइंग टू रिबिल्ड स्मॉल हट्स, ताकि छोटे छोटे जो झोपड़ी वगैरह वो बनाई जा सकें। देयर स्ट्रेंथ अमेज मी, उनकी इस कोशिश ने, ताकत ने मुझे हैरान कर दिया। आई फील प्राउड टू बी हेयर विद देम, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनके साथ यहाँ था। आई विल नेवर फॉरगेट द ब्रेवरी, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे लिखनी है आपको डायरी एंट्री। याद रखेंगे बच्चों, डी, डेट, डे, ठीक है, टाइम, ठीक है, टाइम, प्लेस, फिर डियर डायरी, और उसके बाद से स्टार्टिंग। तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट याद कर लेंगे। बस बाकी इसके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी जाके जरूर से देख लेना। अब यहाँ पे आपको मैं डायरी एंट्री का एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। डायरी एंट्री का एक क्वेश्चन है हमारा बच्चों,
विजिट टू साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? विजिट टू साइंस एग्जीबिशन। तो वही सेम चीज आपको बच्चों यहाँ पे याद करनी है। यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा अलग हो गया। क्या? सबसे पहले डेट, डे, टाइम, प्लेस, फिर उसके बाद में डियर डायरी, और उसके बाद जो भी आपकी जरूरी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, एंड देन सबसे लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है। बस हो गई आपकी डायरी एंट्री। एक और आपको दिखाऊं डायरी एंट्री। तो एक है बच्चों विजिट टू द जू। ठीक है, डायरी एंट्री है विजिट टू द जू। इसमें भी देखो वही सेम चीज करनी है आपको। पहले डेट, डे, टाइम, प्लेस, फिर आपको डियर डायरी लिखना है। ओके बच्चों, और इस पे कैसे डायरी एंट्री करनी है देखो बच्चों, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से। जिसको भी पढ़ना है, जिसने वीडियो नहीं देखी है इसके समझाने वाली, तो वो इसे यहाँ पे पढ़ सकता है। ओके चलो बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो कई बच्चे फंस जाते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे फंस जाओगे। मैं आपको इससे बाहर निकालता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 6 नंबर का है। इसमें ए या बी में से एक करना है। तो ए वाला क्या है? ए वाला बच्चों याद रखो, हमेशा एक लेटर होगा। अब ये लेटर 3 तरीके का हो सकता है। 3 नहीं, दरअसल 2 तरीका आएगा, 2 तरीके का आएगा एग्जाम में। एक तो ये रहेगा कि आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, या फिर अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो बच्चों प्रिंसिपल के ऊपर लेटर कैसे लिखना है, यानी कि प्रिंसिपल को कैसे लेटर लिखना है, तो उसका टॉपिक देखो ये रहा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। इसको कैसे आपने लिखना है सब आपको मैंने समझाया हुआ अच्छे तरीके से। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से आपको समझा रखी हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे किसी फ्रेंड को लेटर लिखने पे। ओके, तो देखो, इमेजिन यू आर विपिन चौधरी। मान लो कि आप विपिन चौधरी हो। यू हैव रिसीव्ड चुन्नीलाल लेटर एंड फील ashamed दैट यू डिड नॉट bother टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। ठीक है, आपको एक लेटर मिला था चुन्नीलाल का कि वो बहुत ही ज्यादा असहाय है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। ठीक है, मदद कर नहीं पाए। नाउ यू वांट टू डू समथिंग फॉर हिम, और अब आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो। तो राइट ए लेटर टू चुन्नीलाल प्रॉमिसिंग टू हेल्प सून। ठीक है, यानी कि आपको एक लेटर लिखना है कि मैं जल्दी ही चुन्नीलाल तुम्हारी मदद करूंगा। तो किसी फ्रेंड को जब हम लेटर लिखते हैं, या किसी अपने साथी रिलेशनशिप में किसी को लेटर लिखते हैं, तो इसमें पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस जिसे कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारा एड्रेस है H1 शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली। 3 लाइन में आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज, इसके नीचे जो है ना, आप चाहो तो डेट एक यहां लिख सकते हो। ठीक है, डेट आप चाहो तो यहां लिख दो एड्रेस के नीचे, या फिर डेट आप चाहो तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे लिख दो। आपकी मर्जी है, जहां पे आपको अच्छा लगे आप डेट वहां पे लिख दो। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि डेट आप यहीं पे लिख दो। ठीक है, तो बच्चों 3 लाइन में आपका ये हो गया। फिर आपको 1 लाइन गैपिंग देनी है ना। 1 लाइन गैप दिया, यहाँ पे आप अपनी डेट लिख देंगे। जैसे कि आपका कल पेपर है तो हम डेट लिख देते हैं 26 सितंबर। ठीक है, पूरी डेट लिखनी है आपको 26 सितंबर 2025। उसके बाद में फिर से 1 लाइन का गैप देंगे बच्चों, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डियर माई डियर चुन्नीलाल, थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 20 नवंबर। आई फील ट्रूली सॉरी। यहाँ पे मैंने सितंबर लिखा है, ये तो नवंबर 1 साल हो गया। मान के चलो यहाँ पे नवंबर नहीं, यहाँ पे 20 सितंबर है। ठीक है, क्योंकि हम लेटर बाद में ही तो लिखेंगे, है ना, बाद में लिखेंगे ना लेटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 सितंबर। ओके, थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 20 सितंबर। आई फील सॉरी दैट आई डिड नॉट हेल्प यू व्हेन यू नीडेड मी। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मेरी जब जरूरत थी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। यू हैड एवरी राइट टू फील अपसेट। तुम्हें दुखी होने का पूरा हक है। आई रियलाइज नाउ हाउ आई लेट यू डाउन एज ए फ्रेंड। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि दोस्त होने के तौर पे मैंने तुम्हें कितना निराश किया। बट आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। अब मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। आई स्पोक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन इन दिल्ली। मैंने अपने एक दोस्त से बात किया जो कि दिल्ली में है, एंड ही हैज एग्रीड टू ऑफर यू अ जॉब एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन हिज फर्म। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, मैंने उससे बात की है, वो तुम्हें फर्म में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी देने के लिए राजी हो गया। आई होप दिस विल बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छी और नई शुरुआत होगी। प्लीज कम एंड मीट मी ऑन संडे। मेरे पास आओ और मुझसे मिलो रविवार को। आई विल टेक यू टू माई फ्रेंड एंड इंट्रोड्यूस यू टू हिम पर्सनली। मैं खुद मिलाऊंगा अपने दोस्त से तुम्हें और तुम्हारी जॉब को सिक्योर कराऊंगा। ठीक है, विद वार्म रिगार्ड्स। अब बड़ा है दोस्त तो हम लिख देंगे हार्दिक सम्मान के साथ में, योर सिंसियरली सादर विपिन चौधरी। आपने अपना लास्ट में नाम लिख दिया। ठीक है,
तो डेट आपको स्टार्टिंग में और नाम आपको एंडिंग में डाल देना है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब जी को कैसे लेटर लिखना है, आ जाओ वो भी समझा देते हैं। जैसे प्रिंसिपल साहब जी को लेटर लिखेंगे तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी प्रतिभा स्कूल करोलबाग दिल्ली। एक लाइन छोड़ के आपने यहाँ पे डेट डाल देनी है, ठीक है, यहाँ डाल दो, नीचे डाल दो। अच्छा, प्रिंसिपल के लिए ना लेटर जो डेट है ना नीचे ही डालना, प्रिंसिपल के लिए लेटर में डेट नीचे ही डालना, वही अच्छा है। जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना कि आपका गैर शिष्य नाम, सेक्शन, रोल नंबर और डेट नीचे डालना, ठीक है। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे टू परमिशन टू प्रेजेंट एस्केट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अब कैसे प्रिंसिपल साहब जी को लेटर लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे आई एम राइटिंग टू सीक योर काइंड परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास 8B. We have prepared a short skit on the theme importance of hard work and wish to present it during the morning assembly on Labor Day. हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड डे के ऊपर एक नाटक तैयार किया है जिसे हम लेबर डे वाले दिन मॉर्निंग असेंबली में पेश करना चाहते हैं और इसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। ओके, दिस skit is designed to show how hard work, dedication and perseverance lead to success and how every worker's effect contribute to society. ये जो नाटिका है, ये जो नाटक है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, हमारी जो डेडिकेशन है, परसेवरेंस है, ये कैसे हमें सक्सेस दिला सकते हैं, ये सब चीजें हैं, है ना। और इस तरीके से लिखते जाएंगे, एंडिंग करेंगे थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली, आपका नाम, क्लास, सेक्शन एंड डेट, है ना, इस तरीके से। आओ बच्चों आगे डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को। और अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा टॉपिक ये रहा दूसरा वाला, जो कि है नोटिस राइटिंग। क्या है बच्चों, नोटिस राइटिंग। तो चलो नोटिस राइटिंग को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब एट ग्रीन वैली स्कूल। आप एक सेक्रेटरी हैं, कहाँ के, साइंस क्लब ग्रीन वैली स्कूल के। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन। आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन होने वाला है, किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स क्लास 6 to 12, छठी से 10वीं के बच्चों के लिए। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स। आपको एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, बच्चों को इन्फॉर्म करते हुए अबाउट दिस इवेंट। इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है आपको, डेट, टाइम, वेन्यू, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, डेडलाइन, ये सभी आपको मेंशन करनी है। इंश्योर योर नोटिस इज क्लियर विद इन 50 to 60 वर्ड्स। तो बच्चों ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बी वाले क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, जो कि है नोटिस राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो। देखो आप सभी बच्चे आंसर शीट में पहले तो आप अपना नोटिस में जो भी आपको लिखना है पहले वो लिख लेना अच्छे से, और जब नोटिस पूरा हो जाए फिर आपको बाद में बॉक्स बनाना है। पहले मत बनाना, नहीं तो नोटिस आपका बाहर निकल जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो बच्चों देखो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम। आपकी स्कूल का नाम है, कंपनी, जो भी संस्था है वो लिख दिया आपने। फिर लिखेंगे आप नोटिस, और इसके बाद में आप लिखेंगे डेट। याद रखें डेट आप वही लिख देना जो जिस दिन आप अपना एग्जाम दे रहे हो। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई 25 तारीख को, तो मैंने 25 सितंबर लिख दिया है। ठीक है, फिर लिखेंगे बच्चों आप अपना सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आप बिल्कुल सेंटर में भी लिख सकते हो, या चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों हमारा, इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन। ठीक है, आ गया समझ। अब ये जो हमारी मेन बॉडी है इसकी, ठीक है, ये जो मेन बॉडी है हमारी इस नोटिस की, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। वो टॉपिक क्या है, ठीक है, उस टॉपिक के लिए डेट, डे, वेन्यू क्या है और इसका टाइम क्या है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे याद कर लो, जैसे भी डायरी एंट्री में बताया था ना आपको, वैसे ही डेट, डे, टाइम, वेन्यू। इसके बाद आप लिखेंगे कोई स्पेशल चीज है, ठीक है, वो बता देंगे। कोई चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उसके बारे में बता देंगे। और फिर आप उसकी जो डेडलाइन है, ठीक है, सबमिशन की, वो क्या है ये भी बता देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। और सबसे आखिर में आप अपना नाम लिखेंगे, आपका पद क्या है, आपको क्या यहाँ पे बताया गया वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें साइंस क्लब सेक्रेटरी बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेट तो पूरा हो गया। अब इसी फॉर्मेट के अंदर हम अपने टॉपिक इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन को रखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एक लाइन की स्टार्ट ऐसे हो जाती है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, है ना। और एक सिंपल सी लाइन ये है बच्चों, द साइंस क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन
फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th। हमारे स्कूल के साइंस क्लब की तरफ से एक इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। किसके लिए? 6ठी से 10वीं के बच्चों के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपने टॉपिक बता दिया, अब इस टॉपिक के लिए डेट, डे, टाइम और वेन्यू बताएंगे, है ना। तो क्या हो गया बच्चों? द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन 13 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 को ये होगा। कब? 10 बजे से शुरू होगा। कहां पर होगा? वेन्यू क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम में। ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन टीम्स ऑफ 2। ठीक है। अब क्या बता रहे हैं? अब हम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि क्या स्पेशल है। स्पेशल ये है कि जिस भी बच्चे को भाग लेना है वो अपनी 2-2 की टीम बना के भाग ले। ठीक है। द कॉम्पिटिशन विल टेस्ट साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये जो कंपटीशन है ये बच्चों की साइंटिफिक नॉलेज को और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए किया जा रहा है। द विनर्स विल रिसीव सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस। जो विनर होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और प्राइज भी दिए जाएंगे। ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर एट द साइंस क्लब ऑफिस बाय 27 सितंबर 2025। तो डेडलाइन भी बता दी, यानी कि अब हमने यहाँ पे डेडलाइन भी बता दी है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर कर लें। कहाँ पे? साइंस क्लब के ऑफिस में। डेडलाइन है 27 सितंबर 2025। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर नॉलेज एंड कॉम्पीट विद द बेस्ट। इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को बिल्कुल मिस मत करना अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए। ठीक है। और लोगों को और अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए। साइंस क्लब सेक्रेटरी बाय आकाश और आरती। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको नोटिस लिखना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही आसान तरीके से, और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में भी आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज के इस पेपर का जो सेक्शन नंबर बी है बच्चों, राइटिंग वाला 12 मार्क्स का, वो यहां पर हो जाता है जी पूरा। ठीक है। सेक्शन भी हमारा पूरा हो गया। स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डायरी एंट्री, ठीक है, नोटिस राइटिंग, सब आपको मैंने करवा दिया है। लेटर राइटिंग वगैरह A to Z। इसके अलावा एक टॉपिक और आपको देख लो नोटिस राइटिंग का, डोनेशन ड्राइव फॉर विक्टिम्स ऑफ रिसेंट नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है। अभी रिसेंट में जैसे फ्लड आया है या सूखा आया है, तो मतलब बाढ़ वगैरह, सूखा, जो भी नेचुरल डिजास्टर हुए हैं उसके लिए एक डोनेशन ड्राइव चलाई जाए। तो इसके ऊपर स्कूल में नोटिस आपको लिखना है। तो उसके लिए भी देखो बच्चों मैंने नोटिस लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहो तो उसे पढ़ के इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। और भी नोटिस मैंने आपको करवा रखे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे अपने अगले सेक्शन की। ओके, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर सी, जो कि रहेगा आपका ग्रामर का 14 मार्क्स का। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा बच्चों, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा एमसीक्यू के अंदर से। ठीक है। तो आपको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा बच्चों, ये मॉडल वर्ब वाला रहेगा, जिसमें आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा आएगा। ठीक है। फिर डू एज डायरेक्टेड, सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करना होगा। ठीक है। और एक आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होगा, तो ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके वर्ब वाले क्वेश्चंस हो गए, फिलिंग ब्लैंक्स हो गए, प्रोपोजिशंस वाले फिलिंग ब्लैंक्स हो गए। ठीक है। और एक और टॉपिक है ग्रामर का। सारे टॉपिक की प्रैक्टिस आपको मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, तो एंड तक मेरे साथ बने रहो। ठीक है। चलो बच्चों शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे 5 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, एक एक नंबर के। तो क्वेश्चन है, रिया वेंट द मार्केट टू बाय फ्रूट्स टुडे। ठीक है बच्चों, रिया जो है आज फल खरीदने के लिए बाजार गई थी। ठीक है। तो जब थी तो यहाँ पे देखो वेंट आया है, ये थर्ड फॉर्म को दर्शाता है। तो ये क्या था कि रिया जो थी वो आज फल खरीदने के लिए बाजार गई थी। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, हम टू का उपयोग करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि टू जो है ये शो करता है किसी डायरेक्शन को, मार्केट गई है या फिर किसी मूवमेंट को जो किसी प्लेस की तरफ दिखाए, है ना। तो ये मार्केट की तरफ इशारा कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हम टू लिखेंगे। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, आरव एंड मीरा प्लेड फुटबॉल एंड एंजॉयड आइसक्रीम आफ्टरवर्ड्स। आरव और मीरा ने फुटबॉल खेला और उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम खाई और उसका आनंद लिया। तो यहाँ पे फुटबॉल के बाद हम क्या उपयोग करेंगे, तो हम यूज करेंगे बच्चों एंड। क्यों बच्चों? एंड इसलिए उपयोग करेंगे क्योंकि यहां पर दो सिमिलर एक्शंस या फिर दो सिमिलर आइडियाज जो है वो यहाँ पे
कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे? आरव एंड मीरा प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। दूसरा आइडिया क्या है कि उन्होंने आइसक्रीम खाई, है ना, एंजॉय किया आइसक्रीम को। तो दो चीजें यहाँ पे मैच हो रही हैं, एक साथ कनेक्ट हो रही हैं, दैट्स वाई हम एंड का उपयोग करेंगे और के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तान्या वांटेड टी डैश कॉफी फॉर हर ब्रेकफास्ट टुडे, यानी कि तान्या आज नाश्ते में चाय कॉफी चाहती है। क्या चाहती है नाश्ते में? चाय और कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम और का उपयोग करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ये किसी चॉइस को दिखाता है जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की हो। तो यहाँ पे दो पॉइंट क्या है? टी एंड कॉफी, ये दो चॉइसेस हैं, टी और कॉफी चाहती है। तो यहाँ पे हम और का उपयोग करेंगे ऑप्शन के लिए, चॉइस के लिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन बच्चों, नेहा वांटेड टू गो आउटसाइड डैश स्टार्टेड रेनिंग। नेहा जो थी आज बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे हम लेकिन शब्द के लिए क्या उपयोग करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे उपयोग करेंगे हम बट। क्यों? क्योंकि बट जो है वो किसी कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है दो आइडियाज के बीच में। अब जैसे यहाँ पर है कि नेहा वांटेड टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहती थी, बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, और अचानक से बारिश होने लगी। पांचवा क्वेश्चन बच्चों, कबीर स्टडीड हार्ड। कबीर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सो ही कुड पास हिज एग्जाम्स इजीली। कबीर ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि वह अपनी परीक्षा में पास हो जाए। तो ये जो ताकि शब्द है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे? SO, सो, क्योंकि ये किसी रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस को दर्शाता है। तो बच्चों कबीर ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मतलब क्यों पढ़ाई कर रहा है? ताकि इसका रिजल्ट ये निकले कि वो अच्छे से पास हो जाए एग्जाम में। इसीलिए हम क्या उपयोग करेंगे? सो। ठीक है, सो ही कुड पास एग्जाम्स इजीली। ओके बच्चों, तो आपका जो पहला वाला MCQ है ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसमें आपको मॉडल वर्ब जो है इससे संबंधित कोई 4 दे रखे होंगे एग्जाम के अंदर, आपको किन्हीं 3 को करना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं 5 करवा रहा हूं, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो बच्चों पहला हमारा देखो सेंटेंस क्या कहता है, देखो क्या कहा गया है, ईशा मस्ट और कैन वियर अ मास्क इन क्राउडेड प्लेस। ईशा को भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना चाहिए। तो जहां पर भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो या फिर नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो, जरूरत हो, वहां पर हमेरा मस्ट का उपयोग होता है। कैन का उपयोग हम किसी के सकते के लिए उपयोग करते हैं, और मस्ट का उपयोग होता है बहुत जरूरी है। जैसे कि यू हैव टू मस्ट वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड इफ यू वांट योर प्रिपरेशन इन वेरी गुड, है ना। तो इसीलिए मस्ट का उपयोग करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, क्योंकि ये किसी स्ट्रॉन्ग जो नेसेसिटी है उसको दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, आरव कैन और मे सॉल्व दिस पजल वेरी क्विकली। आरव जो है वो इस पजल को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है, इस पहेली को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो यहां पर हम उपयोग करेंगे बच्चों कैन का। क्यों बच्चों? क्योंकि कैन जो है ना वो किसी की एबिलिटी या स्किल को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या स्किल है? आरव की स्किल है कि वो किसी भी पजल को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर कैन मॉडल वर्ब। ओके, तीसरा क्वेश्चन, आई वुड एंड शुड हेल्प नेहा विद हर होमवर्क टुमारो। मैं कल नेहा को उसके होमवर्क में पूरी मदद करने में मदद करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम उपयोग करेंगे बच्चों विल का। विल क्यों उपयोग करेंगे? क्योंकि विल इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन और विलिंगनेस। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कल मैं उसकी मदद करूंगा होमवर्क में, है ना, कल करूंगा। तो यहां पे हम इसीलिए विल का उपयोग करेंगे। शुड का उपयोग तब करते हैं बच्चों जब कोई चीज हमें जरूरी होती है, चाहिए ही चाहिए, तब शुड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, यू शुड और माइट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। अभी मैंने आपको बताया शुड क्यों यूज करना है, बहुत जरूरी चीज के लिए। तो जरूरी चीज ये है कि आपको डेली पानी पीना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, तो शुड उपयोग होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि शुड या तो किसी एडवाइस को या रिकमेंडेशन को दर्शाता है जहां पे आपको जरूरत है, चाहिए ही चाहिए। पांचवा, रोहन डैश ज्वाइन अस फॉर ट्रिप इफ हिज पेरेंट्स अलाउ। रोहन हमें हमारी ट्रिप में ज्वाइन कर सकता है अगर उसके पेरेंट्स अलाउ कर दें। तो यहां पर देखो क्या है, पॉसिबिलिटी है कोई। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके पेरेंट्स ने अलाउ किया तो वो हमें ज्वाइन कर पाएगा। तो यहाँ पे हम मे का उपयोग करेंगे। ठीक है, माइट का उपयोग तब होता है जब कोई चीज नेसेसिटी में आ जाती है ना, और मे का उपयोग होता है
जब कोई पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों मॉडल वर्ब से ही रिलेटेड आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है अच्छे तरीके से। ठीक है, इनके आंसर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इनके आंसर को कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, और भी आपको मैं दिखा देता हूँ जस्ट, हाँ ये रहा देखो मॉडल वर्ब, है ना, ये रहा देखो, बहुत अच्छे से मैंने आपको सब बता रखा है। चलो अब शुरू करेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है डू एज डायरेक्टेड एनी फोर। ठीक है, आपको डायरेक्टेड में चेंज करना है, यानी कि निर्देश के अनुसार चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला सेंटेंस दिया गया बच्चों, द स्टूडेंट्स आर क्लीनिंग द क्लासरूम आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर के बाद में छात्र जो थे वो कक्षा क्लास की सफाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये कैसा सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, और इसे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। ठीक है, तो आ जाओ कैसे बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हम इसे ऐसे बदलेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहले ये समझो कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें हमने क्या यूज किया है, आर क्लीनिंग। ठीक है, ये हमने यूज कर रखा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो क्या बन जाएगा, वर क्लीनिंग, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, द स्टूडेंट्स वर क्लीनिंग द क्लासरूम आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, प्रेजेंट में था कि वो लेक्चर के बाद में सफाई कर रहे थे क्लास की, मतलब सफाई कर रहे हैं। पास्ट में बोलेंगे तो लेक्चर के बाद वो कक्षा की सफाई कर रहे थे, है ना, ऐसे करके। अब दूसरा क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट आवर जर्नी अर्ली टुमारो मॉर्निंग। हम कल सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में से चेंज करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये अभी सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विल स्टार्ट का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब इसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे बच्चों, तो विल भी स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, वी आ जाएगा करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, वी विल स्टार्टिंग आवर जर्नी अर्ली टुमारो बाय मॉर्निंग। हम कल अपनी जो यात्रा है वो बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, शी पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन हर फ्री टाइम, चेंज टू सिंपल टेंस। ये सेंटेंस कैसा है बच्चों, ये सेंटेंस दरअसल आपका एक ये क्या है, हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसे में सिंपल पास्ट में यहाँ पे चेंज करना है ना। तो बच्चों कैसे चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में पेंट्स की जगह पेंटेड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो लिखेंगे सी पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन हर फ्री टाइम। वो अपने खाली समय में सुंदर सुंदर चित्र बनाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन ड्यूरिंग द इवनिंग। वे शाम के समय बगीचे में खेल रहे थे, वर प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे, तो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग हो जाएगा, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है हमारा वर प्लेइंग, प्रेजेंट में आर प्लेइंग हो जाएगा, तो दे आर प्लेइंग इन द गार्डन ड्यूरिंग द इवनिंग, है ना, इस तरीके से। ओके बच्चों, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है कि रिया सेड आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी नाउ, चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे रिया सेड दैट शी वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी देन। ठीक है, इस तरीके से इसे हम चेंज कर देंगे। ओके बच्चों, तो डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे निर्देश के अनुसार हमने चेंज कर दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें देखो एग्जाम के अंदर टोटल मिला के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं 6 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, और मैं आपको इन 6 के आंसर बताने वाला हूं, जिससे आपकी वर्ब की और अच्छी तैयारी हो सके बच्चों। ठीक है, तो आओ शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या कहता है, आपको कुछ सुटेबल वर्ब देखनी है, इसमें से 3। तो आई कॉल माई फ्रेंड यस्टरडे इवनिंग, यानी कि मैंने कल शाम को अपने दोस्त को फोन किया। तो हम किसी पास्ट की जब बात करते हैं, किसी एक्शन की जो कि कंप्लीट हुआ हो पास्ट में, ठीक है, तो हम वहां पे उपयोग करेंगे थर्ड फॉर्म वर्ब की, जो कि है कॉल्ड। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे है हमारा। दूसरा बच्चों, शी ऑलवेज हेल्प हर क्लासमेट्स विद देयर होमवर्क। वह हमेशा अपने सहपाठियों को उनके होमवर्क में मदद करती है। ठीक है, तो मदद करती है हमेशा,
तो यहाँ पे हम हेल्प की जगह हेल्प्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक हैबिचुअल एक्शन दिखाया गया है, ठीक है, इसका, उस लड़की का, जो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है लेकिन, है ना, लड़की का, कि वो मदद करती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वी वॉच अ मूवी राइट नाउ, हम अभी एक फिल्म देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या उपयोग करेंगे, यहां पर हम आर वॉचिंग का उपयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों एक्शन हैपनिंग एट दिस मोमेंट, तो राइट नाउ का मतलब कोई एक्शन अभी हो रहा है, इन दी कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर हैपनिंग यहां पे आ जाएगा, ठीक है। वी है तो यहाँ पे ये बेसिकली प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। फिर है बच्चों दे, एक सेकेंड, हाँ, फिर है दे ट्रेवल टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वो दिल्ली जाएंगे अगले महीने। अब अगले महीने दिल्ली जाएंगे यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को दिखाया जा रहा है, दैट्स व्हाई विल ट्रेवल उपयोग करेंगे। पांचवा, ही रीड अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ठीक है, उसने बुक पढ़ना शुरू कर दिया जैसे ही मैं रूम में घुसा, तो क्या हो जाएगा, वॉज रीडिंग। एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, ठीक है, ये एक्शन है जो कि प्रोग्रेस हो रहा है पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। आखिरी है बच्चों, माई मदर बेक अ केक टुमारो फॉर माई बर्थडे, मेरी माँ ने मेरे बर्थडे के लिए, जन्मदिन पर केक बनाया या बनाएंगी, तो बनाएंगी के लिए क्या आ जाएगा, विल वेक, फ्यूचर एक्शन है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो विल वेक आ जाएगा बच्चों। और इस तरह से यहां पर हमारा ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी, ठीक है, ये हमारा हो जाता है जी पूरा, ठीक है, सेक्शन सी पूरा हो गया। इसके अलावा मैंने और भी आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, जैसे कि टूवर्ड्स डायरेक्टेड एनी फोर, यहाँ पे देखो 5 लिख रखे हैं मैंने, और इनके आंसर कैसे निकले हैं सब आपको बता रखा है। वर्ब के लिए देखो बच्चों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके भी आंसर मैंने आपको बता रखे हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो नो डाउट आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई होगी। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों इस पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर डी, लिटरेचर 20 मार्क्स का। तो बच्चों अब आपके साथ में यहां पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, सिलेक्टेड भी हैं और रिपीटेड भी हैं, जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में आ सकते हैं, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एनी फॉर 1 into 4 मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका जो पहला वाला चैप्टर द बेस्ट गिफ्ट, और मतलब क्रिसमस वाला जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है ना। क्वेश्चन को हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ के आंसर करते हैं, ठीक है, वैसे पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो सीधा हम आंसर की बात करेंगे, ओके बच्चों। तो पहला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, हु वाज चुन्नी लाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि चुन्नी लाल कौन था और वो विपिन बाबू से क्या चाहता था, तो आंसर लिखेंगे। चुन्नी लाल वाज एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ विपिन बाबू, कौन है चुन्नी लाल बच्चों, लेखक विपिन बाबू के पुराने दोस्त हैं स्कूल के। ही वॉज फेसिंग टफ टाइम्स एंड हैड अप्रोच्ड विपिन इन द होप ऑफ गेटिंग सम हेल्प टू फाइंड अ जॉब, वो अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, और वो नौकरी ढूंढने की मदद की उम्मीद से विपिन के पास गया था, ठीक है। तो ये थी बच्चों, क्यों गया था वो विपिन के पास, मदद के लिए, नौकरी के लिए। दूसरा, व्हाई डू यू थिंक चुन्नी लाल डिड व्हाट ही डिड, चुन्नी लाल सेज ही हैज नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको क्या लगता है चुन्नी लाल ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास क्या पैसे, है ना, तो ऐसा क्यों कहा उसने, तो ध्यान से देखो बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चुन्नी लाल अप्रोच्ड हिज ओल्ड फ्रेंड बिपिन बाबू फॉर हेल्प ड्यूरिंग अ रफ टाइम होपिंग फॉर असिस्टेंस इन गेटिंग अ जॉब। चुन्नी लाल ने अपने मुश्किल दौर में अपने पुराने स्कूली दोस्त विपिन बाबू से मदद मांगी, उसे उम्मीद थी कि वो नौकरी पाने में उसकी मदद करेंगे। बट व्हेन विपिन बाबू डिड नॉट हेल्प एंड ओनली गिव वर्क इंकरेजमेंट, जब विपिन बाबू ने कोई मदद नहीं की, बस थोड़ा बहुत प्रोत्साहन किया, देन चुन्नी लाल डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन थ्रू अ क्लेवर ट्रिक। तो चुन्नी लाल ने डिसाइड किया कि वो अपने तरकीब से उसे सबक सिखाएगा। तो चुन्नी लाल वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, he still had a creativity and a sharp imaginative mind। हालांकि वो चुन्नी लाल जो है बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उसमें अभी भी क्रिएटिविटी
इमेजिनेटिव उसका माइंड था, ठीक है, कल्पनाशील दिमाग रचनात्मकता और तेज दिमाग था उसका, ठीक है, भले ही उसके पास पैसे ना हो लेकिन दिमाग से धनी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट विपिन बाबू और एड टू हिज वरीश। तो बच्चों जो मुखर्जी थे ये कौन थे, और विपिन बाबू को तसल्ली मिली या उनकी चिंता बढ़ गई, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं बच्चों। देखो, मिस्टर मुखर्जी कंफर्म दैट बोथ ही एंड विपिन बाबू हैड गॉन टू रांची टुगेदर। मुखर्जी ने पुष्टि की कि विपिन बाबू और वो दोनों कहाँ गए थे, वो रांची गए थे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग विपिन फील बेटर, दिस रिप्लाई मेड हिम इवन मोर एंग्शियस एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है। इस जवाब से विपिन को राहत मिलने की बजाय चिंता मिली, कंफ्यूज होने लगे थे वो, है ना। अगला क्वेश्चन, द ऑथर डिस्क्राइब विपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। बच्चों लेखक ने जो विपिन बाबू हैं इनको एक गंभीर और मेहनती व्यक्ति बताया है, तो इस कथन में आपको कहानी से क्या क्या बातें समझ में आती हैं वो बताओ। तो लिखेंगे बच्चों, देयर आर सिविरियल क्लूज इन द स्टोरी दैट शो विपिन बाबू वाज अ सीरियस एंड डेडिकेटेड वर्कर। कहानी में ऐसे कई तथ्य हैं, सुराग हैं, क्लूज हैं, जिससे ये पता चलता है कि विपिन बाबू एक गंभीर और समर्पित कार्यकर्ता थे, डेडिकेटेड वर्कर थे। He went to his office regularly and handled important responsibilities. वो डेली अपने ऑफिस जाते थे और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी उनको निभाते थे। He did not socialize much and avoid unnecessary conversation as he performed not to waste time. ठीक है, वे ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, अनावश्यक किसी से बातें नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये सब समय बर्बाद करना पसंद नहीं आता था, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड विपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग। यानी कि विपिन बाबू ने चुन्नीलाल से मिलने का मन क्यों बना लिया और इसका क्या नतीजा निकला। तो लिखेंगे बच्चों, एट फर्स्ट विपिन बाबू डिड नॉट वेंट टू मीट चुन्नीलाल। सबसे पहली बात, चुन्नीलाल नहीं जाना चाहते, विपिन बाबू चुन्नीलाल से मिलने नहीं जाना चाहते थे, बट देन ही थॉट चुन्नीलाल माइट बी एबल टू कंफर्म whether or not he had been to रांची। वो अपने इस वजह से गए कि चुन्नीलाल इस बात को कंफर्म करे या नहीं करे कि मैं रांची गया था या नहीं, मतलब वो रांची गया था या नहीं। एज दे मीट ऑफ्टन होपिंग फॉर आंसर्स ही डिसाइडेड टू विजिट हिम क्विकली। वो अपने आंसर के लिए चुन्नीलाल से मिलना चाहता था, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू मीट हिम वेरी क्विकली। ओके, तो आपको ऐसे आंसर लिखना है बच्चों। ओके, तो ये हो गया जी आपका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन एक एक करके 3-3 नंबर में भी आ सकते हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया गया है हमारा यहाँ पे। तो जो आपकी पोएम है ज्योग्राफी लेक्शन उससे लिया गया है, और इसके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो बच्चों आपको लिखनी है ऐसी 2 बातें जो कि ऊंचाई से देखने पर कैसी होती हैं, स्पष्ट नहीं है। तो जब हम ऊंचाई से देखेंगे इस पोएम के हिसाब से तो क्या नहीं है स्पष्ट। Why men hate each other and build walls across the cities। स्पष्ट रूप से यह दिखाई नहीं देता है कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, शहरों के बीचों दीवारों को क्यों बना रखा है, ये कहीं नहीं पता चलता ऊपर से देखने पे, है ना। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट एक्सप्लेन्स व्हेयर सिटीज एंड वैलीज आर लोकेटेड। ठीक है, यानी कि कविता के अनुसार शहर और घाटियां कहां पर हैं और इसका क्या कारण है। तो बच्चों, द पोइट एक्सप्लेन्स दैट cities are usually built near rivers and valleys are populated because water and land naturally attract people to settle there। यानी कि कविता में कवि ये समझाता है कि शहर आमतौर पे रिवर्स के किनारे बसे होते हैं और घाटियां यहाँ पे आबाद होती है, क्योंकि पानी और जो जमीन चाहिए उपजाऊ वगैरह वो यहाँ पे लोगों को बसाने के लिए अट्रैक्ट करती है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर टू लिव वेयर रिसोर्स आर अवेलेबल। ये ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है कि जहां से अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे वो वहीं पर रहेगा, है ना, ये चीज है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई। ये आपकी पोएम भी है, ठीक है, इसका एक दूसरा पार्ट भी कह लो, ज्योग्राफी लेसन भी कह लो, है ना। तो मेन थीम क्या बच्चों इसकी, द पोएम्स मेन थीम कॉन्ट्रास्ट द नेचुरल ऑर्डरली डिजाइन ऑफ द अर्थ विद द कंफ्यूजिंग एंड ऑफ्टन पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट्स ह्यूमन क्रिएट। कवि मुख्य रूप से जो इसका जो मुख्य है कविता का
पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्थित संरचना और मनुष्यों के द्वारा जो इस पर संघर्ष किया जा रहा है बिना फालतू का, उसके बीच अंतर को दर्शाया गया। इट शो हाउ ज्योग्राफी फॉलो अ क्लियर लॉजिक बट पीपल्स बिहेवियर्स डज नॉट। ये पोएम ये दर्शाती है कि भूगोल एक स्पष्ट तर्क का पालन करता है लेकिन लोगों का व्यवहार नहीं करता, ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड वेयर पीपल लिव। ठीक है, कविता भूगोल और लोगों के रहने के स्थान के बीच में किस प्रकार से समझाती है, उसके बारे में बताओ। तो लिखेंगे बच्चों, द पोएम हाईलाइट्स दैट जियोग्राफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस वेयर पीपल सेटल। कविता इस बात पर जोर देती है कि भूगोल का लोगों के बसने के स्थान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सिटीज ऑफ्टन ग्रो नियर रिवर्स। कैसे भूगोल का अहम योगदान है, क्योंकि जो सिटीज हैं वो रिवर के नियर ही ग्रो करती हैं, वैलीज के नियर ग्रो करती हैं, है ना। दीज एरियाज प्रोवाइड्स वाटर, फूड, गुड लैंड विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हर एक चीज के लिए जरूरी है इसीलिए। ठीक है ना, तो ऐसे करके बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवाया हुआ था, आपकी जो फर्स्ट वाली पोएम है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपकी फर्स्ट वाली पोएम है, जिसे आप यहाँ से चाहो तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, सारी के सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए बच्चों, जैसे हु इज द मैन करेक्ट इन द पोएम द आर्टिस्ट क्रिकेट, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर, क्या मैसेज है, और ओवरऑल मोरल क्या है पोएम का। तो सारे क्वेश्चन आंसर देखो लिख रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे के सारे। ठीक है, चलो अब देखेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और सबसे आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, एनी 4 into 3rd। तो बच्चों पहला क्वेश्चन 3 नंबर का क्या कहता है हमसे, व्हाट वर द जर्मन सोल्जर्स डूइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, हु लीड देम, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों पहले क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझ लो, क्रिसमस के दौरान जर्मन सैनिक क्या कर रहे थे, उनका नेतृत्व किसने किया था। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का शीर्षक ये जो है वो सही है या कुछ और होना चाहिए। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर सुनो। देखो, द जर्मन सोल्जर्स आस्क्ड द अदर्स टू ज्वाइन देम इन सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुगेदर। जो जर्मन सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने बाकी सैनिकों से जो बॉर्डर के उस पार भी थे उनसे कहा कि तुम सब मिलकर क्रिसमस मनाओगे, तो उन्होंने कहा मनाएंगे। दे ब्राउट सॉसेस एंड स्नैप्स विद देम टू एंजॉय द मॉर्निंग। ठीक है, वे सुबह का आनंद लेने के लिए सॉस स्नैप्स वगैरह साथ लाए। द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच देम वाज लिटिल प्राइवेट मॉरिस एंड सन ऑल द सोल्जर्स। ठीक है, सबसे पहले उनके पास आने वाले व्यक्ति का नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस। ठीक है, क्या नाम था, मॉरिस। वियरिंग देयर ग्रे एंड खाकी यूनिफॉर्म। ठीक है, वो अपनी ग्रे और खाकी वर्दी पहने थे। सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, उन्होंने साथ में क्रिसमस मनाया। देयर ऑफिसर वाज हंसवुल्फ। ठीक है, उनका अफसर हंसवुल्फ था। द लिटिल परफेक्ट, द टाइटल, ये जो टाइटल है ना इस चैप्टर का, द टाइटल परफेक्टली फिट्स द स्टोरी। ये जो टाइटल है वो एकदम सही बैठा है स्टोरी के लिए। फॉर कॉनी के लिए, नो अदर गिफ्ट could have brought such happiness as the imagined return of her husband Jim। ठीक है, जो कौनी महिला है उसके लिए और कोई अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता है कि उसके जो पति हैं वो हस्बैंड जो जिम है वो वापस आ जाए। ठीक है, खुशी खुशी। इवन इफ हर बिलीव्स वाज मिस्टेकन, इट गेव हर टू ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ हर लाइफ। ठीक है, भले ही ये उसका विश्वास गलत था लेकिन उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देता था। Since the story centers around the Christmas celebration, alternative titles like War and Peace Christmas Gifts might work। ठीक है, हालांकि पूरी कहानी क्रिसमस और उसके आसपास घूमती है तो हम एक टाइटल कह सकते हैं कि वॉर एंड पीस और क्रिसमस गिफ्ट्स गिफ्ट, ये भी हो सकते हैं। बट नाइदर कैप्चर्स द इमोशनल डेप्थ एज वेल एज द करंट टाइटल। ठीक है, करंट टाइटल के जैसे यहाँ पे जो है ना इमोशन इसमें नहीं मिलेंगे, तो करंट टाइटल इज द गुड टाइटल, बट यहाँ पे एक दो हमने और बता दिए। ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन,
What are the two different ideas about why so few animals were killed in this tsunami? Which idea do you find more believable? यानी कि बच्चों कि क्या नाम है, सुनामी में इतने कम जानवर क्यों मारे गए, इसके लिए दो अलग विचार क्या क्या हैं और आप उन दोनों विचारों के बारे में किसको मानते हो? तो लिखेंगे few animals that died during this tsunami possibly, ठीक है, सुनामी के दौरान बहुत कम जानवर मारे गए क्योंकि दे ईदर सेंस्ड द ट्रिमर्स अर्लियर देन ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि वो किसी आने वाले जो घटना होती है, भूकंप वगैरह होती है, उसको भांप लेते हैं, और या फिर बिकॉज दे हैव अ स्पेशल स्टिक, उनके पास में एक सहज ज्ञान है, अ सिक्स्थ सेंस, क्या है, सिक्स्थ सेंस, दैट वार्न्स देम ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर प्रॉम्प्टिंग देम टू फ्ली टू सेफ्टी, ठीक है, जो कि उनकी आपदाओं से आग्रह कर देता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भागने के लिए प्रेरित कर देता है। आई फाइंड द आइडिया ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिक्स्थ सेंस मोर कन्विंसिंग, मेरे हिसाब से एनिमल्स के पास में ये सिक्स्थ सेंस होना ये ज्यादा कन्विंसिंग है, एज दे सीम टू रिएक्ट क्विकली टू एस्केप डेंजर, ताकि वो जल्दी से उस खतरे से बाहर निकल सकें। तो मेरे लिए ये आंसर ठीक है, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट, इफ सो व्हाई? तो बच्चों चींटी जो है वो इस झिंगुर से ग्रासहोपर से कहती है नाच कर ही सर्दी भगा दो ना, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डांस शब्द क्या सही है? बिल्कुल, तो बोलेंगे बच्चों इस तरीके से, यस द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, यहाँ पे डांस शब्द बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज यूज्ड sarcastically by the ant to mock the cricket, इसका प्रयोग झिंगुर का मजाक उड़ाने के लिए व्यंग्य के रूप में सही किया गया है। The cricket spent this entire summer singing and enjoying itself without preparing for the future, ठीक है, जो झिंगुर है वो गर्मियों के मौसम में खूब मजे लेता है, ठीक है, तैयारी नहीं करता है सर्दियों की, ये चीज, दैट्स व्हाई व्हेन विंटर अराइव्ड, जैसे ही सर्दी आती है, द आंट टोल्ड इट टू कंटिन्यू इट्स carefree lifestyle and dance just as it had sung all summer instead of working hard, कहती है आंट जैसे सर्दियों में मजे किए, फूड इकट्ठा नहीं किया, वैसे अब भी मजे करो और नाच नाच के सर्दी को भगा दो, भूख को भगा दो, है ना, ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेजर चेंजेस वर हैपन ड्यूरिंग द ईयर 1855 टू 1857? बच्चों इन 2 सालों के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, इस बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल आंसर मैंने लिख रखे हैं, ओके। चलो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिड विपिन बाबू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, क्या विपिन बाबू ने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो किया? ऑल्सो डिड विपिन विजिट हुड्रो फॉल्स, व्हाट हैपेंड हियर, ठीक है, यानी कि बच्चों डॉक्टर वो क्या ना विपिन बाबू ने डॉक्टर की सलाह मानी या नहीं, इसके बारे में बताओ। और विपिन हुड्रो जलप्रपात भी गए थे, ठीक है, जो फॉल्स है हुड्रो, वहां पे गए थे, वहां पर क्या हुआ था ये भी बताओ, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन है दरअसल यहाँ पे। तो पहला वाला, यस विपिन फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड टुक अ ट्रेन टू रांची, जी हाँ, विपिन ने डॉक्टर की सलाह मानी और रांची के लिए ट्रेन पकड़ी। आगे क्या है बच्चों, व्हेन ही रीच्ड द सिटी एंड स्टेप्ड ऑनटू द प्लेटफॉर्म ही रियलाइज्ड इट वाज हिज फर्स्ट टाइम देयर, ठीक है, शहर पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उन्हें यह महसूस हुआ कि वो तो यहाँ पे पहली बार आए हैं। ही हायर्ड अ टैक्सी एंड टॉर्ड द सिटी सीइंग बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, होटल्स, मार्केट एंड मोरवादी हिल, बट नन ऑफ इट टुक्ड फैमिलियर, ठीक है, उन्होंने एक टैक्सी ली, शहर का चक्कर लगाया जिसमें इमारतें, गलियां, होटल, बाजार, मोरवाड़ी पहाड़ी ये सब देखा, लेकिन कुछ भी उन्हें जाना पहचाना सा नहीं लगा। एवरीथिंग फेल्ट कंप्लीटली न्यू, उन्हें सब कुछ नया नया लगा। स्टिल होपिंग टू रिमेंबर ही डिसाइडेड टू विजिट हुड्रो फॉल्स, थॉट ही डाउटेड इट वुड हेल्प, उन्होंने सोचा कि शायद हुड्रो फॉल से कुछ याद आ जाए, तो इसलिए वो कहाँ गए, हुड्रो फॉल। तो दूसरा क्वेश्चन, यस विपिन बाबू वेंट टू हुड्रो फॉल, ठीक है, विपिन विजिटेड हुड्रो फॉल्स अराउंड 5 in the afternoon, तकरीबन
दोपहर के 5 बजे के बाद ये गए थे किसके साथ? 2 men फाउंड हिम अनकॉन्शियस बिसाइड अ बल्डर। ठीक है, वहां पे उन्हें 2 लोग मिले थे चट्टान के पास में जो कि बेहोश पाए गए थे। आगे देखो, व्हेन ही वोक अप ही फेल्ट होपलेस थिंकिंग ही माइट नेवर रिकवर। ठीक है, उसे लगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जब उसकी आंख खुली तो वो निराश हो गया था। ही रिटर्न टू कैलकाटा द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो अगली सुबह दरअसल कहाँ चला गया? कैलकाटा वापस आ गया। वेरी अपसेट अबाउट लूजिंग हिज मेमोरीज, बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि वो अपनी मेमोरीज खो चुका था। ही इमीडिएटली कॉल्ड हिज डॉक्टर एंड आस्क्ड हिम टू विजिट एट होम। उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर मेरे घर आ जाओ जल्दी से, है ना, इस तरीके से। सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का, इस पेपर का और आज के सेशन का, दैट इज व्हाट ज्योग्राफिक लेसन्स डिड द पोएट लर्न व्हेन द जेट रीच्ड द 10,000 फीट। 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लेखक या कवि को क्या एहसास हुआ, क्या उसने देखा, क्या उसने जाना? At 10,000 feet, the poet learned that human settlements are naturally shaped by geography. 10,000 की फीट की ऊंचाई पर कवि को यह समझ आया कि मानव बस्तियां प्राकृतिक रूप से भूगोल के द्वारा बनाई गई हैं। Cities are built along rivers और in valleys where water and fertile lands are available. जो शहर हैं ये नदियों के किनारे बसे हैं, घाटियों में बसे हैं जहां पानी और उपजाऊ जमीन उपलब्ध हो। दिस मेड हिम अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न्स। इससे उसे मतलब कवि को मानव की जो बस्तियां वो कैसे बसी हुई हैं इसके पैटर्न्स के बारे में पता चल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली हमने यहां पर अपना पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे सब अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, ये एक और पेपर है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके एक एक आंसर को भी आप पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन सारे आंसर पेपर में करवाए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल के पेपर के लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको पिछले और जो सैंपल पेपर था उसमें करवाए रखे थे। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये आपके और 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, तो और हमारा ये यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो नया वाला पेपर भी पूरा हो गया और जो पेपर आपको बताया था वो भी पूरा हो गया। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन समझ लिया है। ठीक है, आपको मैंने सेक्शन ए रीडिंग भी अच्छे से समझा दिया, सेक्शन बी राइटिंग भी समझा दिया, सेक्शन सी ग्रामर भी समझा दिया और सेक्शन नंबर डी लिटरेचर सब समझा दिया है। ठीक है, और आशा करता हूं बच्चों कि आपको मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस, जो भी आपकी मैंने प्रिपरेशन करवाई है, इससे आपको आपके मिड टर्म के एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने सारी वीडियोस को एंड तक देखा है तो नो डाउट बच्चों आपके एग्जाम की तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हुई है बच्चों। ओके, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी आपके वीडियो की नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आती है। इसका एक रीजन है कि हम 3 से ज्यादा वीडियो को अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है। इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना JSK 9th क्लास, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का पिन कर दूंगा वहां से। और साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नई वीडियो आएगी आपको आपके चैनल, आपके क्लास के लिए आप उसकी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों। हमने जो प्रिपरेशन है प्रैक्टिस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी कर ली है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करिए, एग्जाम करिए, वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।